वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आर्ट एंड कल्चर है, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। और हमारा विषय है इंडियन आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने हड़प्पन आर्ट के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ा था, टाउन प्लानिंग के बारे में बातें की थी, स्तूपास के बारे में बातें की थी। और आज के जो वीडियो लेक्चर है वो उसी एंशिएंट इंडिया के जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसी का एक कंटिन्यू फॉर्म है। इसी में हम लोग और भी ज्यादा चीजें पढ़ाई करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में और गुप्ता एज के आर्ट के बारे में। तो चूंकि हम लोग मौर्य कालीन कला के बाद की बात कर रहे हैं कि एक बार जब मौर्य का जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया, उसके बाद किस तरह की कला विकसित हुई, इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे वंश जैसे कि उत्तर दिशा में सुंग, कण्व और कुषाण तथा दक्षिण और पश्चिमी भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर तथा वाकाटक वंश प्रसिद्ध हुए। मतलब एक बार जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो बहुत सारे छोटे छोटे वंश जो है वो भारत के अलग अलग दिशाओं में उनका मतलब वो प्रसिद्ध हो गया या उनका उद्भव हुआ। ठीक है। और कई धार्मिक संप्रदाय भी जैसे कि आपका शैव हो गया, वैष्णव संप्रदाय हो गए, शक्ति, ये सारे के सारे जो है वो इसी काल में उभरे। किस काल में? तो एक बार जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो कई सारे छोटे वंशों का भी प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा बहुत सारे जो धार्मिक संप्रदाय हैं जैसे कि शैव, वैष्णव, वो भी इसी काल के दौरान उभरे। और इस काल के दौरान क्या हो गई, तो रॉक कट केव्स यानी पहाड़ों को काट कर जो बनाई गई गुफाएं थी, जिसके बारे में हम लोगों ने मौर्यकालीन कला के बारे में बात की थी। तो उस जो रॉक कट केव्स थे वो और जो स्तूपा बनते थे मौर्य काल के दौरान, वो सारे के सारे जो है वो मौर्यकालीन कला के बाद भी जो है वो चीजें कंटिन्यू रही। यानी कि मौर्य राज्य की समाप्ति के बाद भी आपके स्तूपास जो है, जो आपके रॉक कट केव्स है वो बनते रहे। ठीक है, वो वास्तुकला के रूप में वो जारी रहे। और मौर्यकालीन कला जो है यानी कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट, इस दौरान मूर्ति कला जो थी वो अपनी चरम पर थी। यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग टाउन प्लानिंग की बात करें तो जो शहरी व्यवस्था थी उसका अपने पीक यानी कि अपने सर्वोत्तम समय में कब पहुंची थी, तो हड़प्पन आर्ट के दौरान। उसी प्रकार पॉटरी अपने सर्वोत्तम काल में पहुंची थी मॉडर्न आर्ट के दौरान। वहीं मूर्ति कला का जो क्लाइमेक्स देखने को मिलता है यानी सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां जो है वो मौर्यकालीन कला के बाद देखने को मिलती है। यानी कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट में हमें मूर्ति कला जो है वो अपनी चरम पर दिखती हुई। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट की वास्तुकला के बारे में यानी कि आर्किटेक्चर के बारे में। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि जो पहाड़ से काटकर जो गुफाएं बनती थी यानी कि जो रॉक कट केव्स थे वो आपके पोस्ट मॉडर्न आर्ट में भी वो बनते रहे। और हम लोग जानते हैं कि दो तरह के रॉक कट केव्स हुआ करते थे, एक को हम लोग चैत्य कहते थे और दूसरे को हम लोग विहार कहते थे। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपके रॉक कट केव्स जो है वो इस प्रकार के थे। अब विहार किसको कहते थे, तो विहार जो है वो आपके बौद्ध एवं जो जैन संप्रदाय के अनुयायी थे उनके निवास कक्ष थे। यानी कि विहार जो है वो वैसे रॉक केव्स थे जहां पर बौद्ध और जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो मॉन्क्स थे, वो वहां पर निवास करते थे, वहां पर रहते थे। और विहार के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका विकास मौर्य काल के दौरान हुआ था। जबकि चैत्य क्या थे, तो जो चैत्य कक्ष थे वो मुख्यतः क्या होते थे, समतल होते थे और छत वाले चौकोर कमरे होते थे उस चैत्य में। और इस चैत्य का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, तो इस चैत्य का इस्तेमाल प्रार्थना कक्ष के तौर पर किया जा सकता था। तो आप समझ में आ गया आपको कि दो तरह की गुफाएं थी, एक चैत्य दूसरा विहार। विहार का इस्तेमाल रहने के लिए किया जाता था जबकि चैत्य का इस्तेमाल प्रार्थना करने के लिए किया जाता था। और ये जो प्रार्थना कक्ष था, ये जो चैत्य था, इसका विकास मुख्यतः इस पोस्ट मॉडर्न आर्ट के दौरान ही हुआ था। ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आपके जो चैत्य थे वो आपके विकसित हुए थे, जबकि विहार का विकास जो है वो आपके मौर्य काल के दौरान हुआ था। अब गुफाएं किस प्रकार की होती थी, तो गुफाओं में जो है वो खुले आंगन होते थे और बारिश से बचाने के लिए पत्थर की आवरण वाली दीवारें भी थी। और इनकी सजावट किससे की जाती थी, तो इनकी सजावट मानव एवं पशुओं की आकृति से की गई थी। बहुत तरह के मानव के और पशु के जो आकृति थी वो दीवारों पे आपको बने हुए मिलते थे, उससे उनकी सजावट की गई थी इन गुफाओं की, ताकि वो और खूबसूरत दिख सके। अब जैसे अगर हम लोग उदाहरण के बारे में बात करें कि चैत्य और बिहार की, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग अजंता की जो गुफाएं हैं, जो रॉक कट केव्स है, वहां पर जो कार्लिक चैत्य गृह जो है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है
एक तो कार्ले चैत्यगिरी एक अच्छा उदाहरण है, और दूसरा अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें आपको 29 गुफाएं हैं, जिसमें कि 25 आपकी बिहार है जिसका इस्तेमाल रहने के लिए किया जाता था, और 4 आपके चैत्य हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था प्रार्थना कक्ष के तौर पर। तो ये आपको कार्ले जो चैत्य है उसको दिखाया गया है यहाँ पे, और ये जो है एलोरा के बिहार को दिखाया गया है। ये याद रखिएगा कि कार्ले चैत्यगिरी एक अलग है और अजंता की गुफाएं अलग है। ये दोनों के दोनों आपके रॉक कट केव्स के उदाहरण हैं। और अजंता की गुफा कोई एक गुफा नहीं है, बल्कि बहुत सारी गुफाएं उसमें शामिल है। कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें कि 25 आपके विहार है जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, और 4 आपके चैत्य हैं जहाँ पे प्रार्थना वो लोग करते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे स्तूपास की। मैंने ये भी बताया कि जो रॉक कट केव और स्तूपा वो मौर्य आर्ट के बाद भी, यानी जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद भी आपके स्तूपास और आपके रॉक कट केव्स जो है वो बनते रहे थे। लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ बदलाव आया था। क्या कि अब जो स्तूपा थे वो और अधिक बड़े और सुसज्जित हो गए थे। यानी कि शुरू में थोड़े छोटे थे मौर्य साम्राज्य के दौरान, मौर्य काल के दौरान, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्तूपा की जो आकृति थी, उसके जो साइज थे, वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी, और अब उसे और ज्यादा सुसज्जित किया जाने लगा और अधिक उसे सजाया जाने लगा। और लकड़ी एवं ईंट के स्थान पर अब पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था उसे बनाने के लिए। ठीक है, पहले के समय में लकड़ी और ईंट का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यानी कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट में स्तूपास को बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा। और शुंग वंश, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट में यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे आपके वंश उत्पन्न में प्रसिद्ध हुए, तो उसमें से एक शुंग वंश भी था। और इस शुंग वंशों ने क्या किया, तो उन्होंने स्तूपों में बहुत खूबसूरती से सुसज्जित प्रवेश द्वार जो थे उसके रूप में तोरण की शुरुआत की। मैंने आपको बताया था स्तूपास के स्ट्रक्चर के बारे में कि 4 गेटवेज होते थे जो कि बुद्धा के लाइफ के अलग अलग फेजेस को दिखाते थे, उन्हें हम लोग तोरण कहते थे। तो शुंग वंश ने क्या किया कि उन स्तूपों में वो जो तोरण है, वो जो प्रवेश द्वार होता था, उसको सजाना शुरू कर दिया और उस पर अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स वगैरह बनने लग गए। तो तोरणों पे क्या देखा जाता था, तो तोरणों पे जटिलता से आकृतियों की नक्काशी की गई थी, और इन्हें हम लोग क्या कहते थे, इन्हें देखा गया था कि इन्हें हेलेनिस्टिक से प्रभावित माना जाता था। अब हेलेनिस्टिक क्या था, तो जो सिकंदर की मौत के बाद जो ग्रीक कला डेवलप हुई उसे ही हम लोग हेलेनिस्टिक कहते हैं। ठीक है, और ऐसा देखने को मिलता था कि जो तोरण बनी पोस्ट मॉडर्न आर्ट के दौरान, उसमें जो तोरण थे उसमें बहुत तरह की आकृतियों की नक्काशी की गई थी, और इन नक्काशियों का जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ से, इन नक्काशियों को मतलब कहाँ से प्रभावित होकर के नक्काशियां बनाई गई थी, तो हेलेनिस्टिक से ये प्रभावित थी, और हेलेनिस्टिक ग्रीक की वो कला थी जो शुरुआत हुई थी सिकंदर की मौत के बाद। और कुछ उदाहरण हम लोग अगर दें पोस्ट मॉडर्न आर्ट के दौरान जो स्तूपास आपके डेवलप हुए, तो उसका उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में जो आपके भरूच स्तूप है या फिर सांची स्तूप का जो तोरण है मध्य प्रदेश में, ये सारे के सारे आपके पोस्ट मॉडर्न आर्ट के दौरान डेवलप हुए। सांची स्तूप पहले बन गया था, लेकिन उसके तोरण में और भी खूबसूरती से नक्काशी वगैरह जो है वो आपके पोस्ट मॉडर्न आर्ट के दौरान हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फिगर दिखाने की कोशिश की गई है। ये पोस्ट आपका झलक दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो तोरण है और उसमें मतलब किस तरह से नक्काशी वगैरह की चीजें यहाँ पर की गई हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग बात करेंगे भरहूत स्तूपा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भरहूत स्तूपा जो है वो आपके डेवलप हुए थे पोस्ट मॉडर्न आर्ट के दौरान। तो ये जो भरहूत की जो मूर्तियां हैं वो जो है वो मौर्य काल की यक्ष तथा यक्षिणी की जो मूर्तियां होती हैं उसकी तरह लंबी होती थी। आपको बताया था मैंने कि आपके यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है वो मॉडर्न पीरियड के दौरान डेवलप की थी। तो जिस तरह के वहां पे डेवलपमेंट हुआ था, उसी तरह के भरूच के जो स्कल्पचर्स थे वो भी यही यक्ष और यक्षिणी की जितनी मूर्तियां जितनी लंबी हुआ करती थी, तो भरूच में भी जितनी भी मूर्तियां थी वो उनकी आकृति भी बिल्कुल इसी प्रकार की देखने को मिली, यानी काफी बड़ी बड़ी होती थी। और आपके जो मोह माया के त्रियामी स्वरूप को झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दिखाया गया था, यानी जितने भी आपके इल्यूजन वगैरह थे, जो इमेजेस थे, वो आपके एक अलग तरह के प्लेन में वो चिपके हुए थे। नेक्स्ट क्या है, तो मुख्य घटनाओं का चुनाव करने से कथा में स्पष्टता बढ़ गई थी, यानी जितने भी चीजें वहां पे डिपिक्ट करने की कोशिश की गई थी वो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के चारों तरफ रोटेट करती थी, और चूंकि एक पर्टिकुलर इवेंट को दर्शाया गया था इसलिए काफी कहानियों में समझ में आती थी कि अच्छा हाँ ये इस चीज के बारे में बात किया गया था। कथा पट्टिका पर पहले कम पात्र दिखाए गए हैं, किंतु जैसे जैसे अब समय बीतता जाता है तो ऐसा आप देखेंगे कि कहानी के मुख्य
पात्रों के अलावा और भी चीजें जो है वो आपको भरूच के उसमें दिखाई देने को मिलती है। ठीक है, यानी शुरू में काफी कम कैरेक्टर से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन जैसे से आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि और भी सारे जो पात्र हैं उन वो भी धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो महारानी माया का सपना तथा जातक जो कथाएं थी उन सभी को दिखाने की कोशिश की गई थी, और धीरे धीरे जो कि एक पर्टिकुलर आपके थीम पर वो लोग दिखाना शुरू कर दिया था उन्होंने, इसलिए उसकी क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और चीजें समझ में आने लग गई थी। तो महारानी माया देवी जो है, जो कि सिद्धार्थ गौतम की माता थी, ठीक है, कि सपने में एक अवरोही हाथी दिखाया गया है और महारानी अपने बिस्तर पर विश्राम कर रही है, जबकि शीश पर हाथी जो है वो महारानी माया देवी की गर्भ की ओर जाते दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस चीज के बारे में मैंने बात की है ना, कि वो इस तरह के बहुत सारे स्कल्पचर्स जो है वो आपको भरूच की मतलब में वहां पे देखने को मिलती है। तो ये छोटे छोटे स्कल्पचर्स से आप धीरे धीरे देखेंगे, कुछ में बहुत सेंट्रल कैरेक्टर होते थे, धीरे धीरे आपके कैरेक्टर की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महारानी माया देवी है उनको सोए हुए दिखाया गया है, और उनके सपने में क्या आता है, एक हाथी आता है, और जब आपकी जो माता है वो आपकी विश्राम कर रही है और हाथी जो है वो शीश पर उनके गर्भ की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहा है। कि पूरी स्टोरी को स्कल्पचर के जरिए भरूच में दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये हम लोगों ने बात की भरूच की, और अब हम लोग बात करेंगे किसकी, शिल्प कला की। ठीक है, तो शिल्प कला जो है वो आपके 3 प्रकार के जो संप्रदाय हैं शिल्प कला में वो आपके विकसित हुए। कौन कौन सी शैली विकसित हुई, तो आपकी गांधार शैली विकसित हुई, फिर आपकी मथुरा शैली विकसित हुई, और आपकी अमरावती शैली जो है वो भी विकसित हुई। और ये अलग अलग जो फॉर्म्स है वो अलग अलग जगह के दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपकी गांधार शैली में बना हुआ स्कल्पचर है, ये आपकी मथुरा शैली में बना हुआ स्कल्पचर है, और ये जो है ये अमरावती जो शैली है उसमें बना हुआ ये स्कल्पचर है, यानी कि मूर्ति है, शिल्प कला है। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों शैलियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गांधार कला शैली के बारे में। तो यह कुषाणों के संरक्षण में पश्चिमी पंजाब की सीमाओं के पास विकसित हुई, और ये आज की कहाँ पे है, तो आज जो वर्तमान समय का पेशावर है और जब अफगानिस्तान के निकट जो जगह है वहां पर किसके संरक्षण में, तो कुषाणों के संरक्षण में इस गांधार कला शैली का विकास हुआ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए कि गांधार कला शैली का विकास कुषाणों के संरक्षण में हुआ, और कहाँ पे हुआ, तो पश्चिमी पंजाब की सीमाओं के पास। और अगर वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी पंजाब जो है, क्योंकि डिवीजन के बाद चीजें कहाँ बदल गई, तो जो पेशावर है या जो अफगानिस्तान के निकट की जो जगह है वहां पर इस शैली का विकास हुआ था। और ये ग्रीक तथा जो रोमन मूर्तियां थी उनसे प्रभावित होने के कारण ये जो शैली है, यानी कि गांधार कला शैली, इसे ग्रीक भारतीय शैली भी कहते हैं। यानी कि गांधार कला शैली में जो आपकी मूर्तियां, जिस तरह की शिल्प कला आपको देखने को मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं ग्रीक तथा जो रोमन की जो मूर्तियां थी उससे काफी प्रभावित देखने को मिलती है, यानी उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड होती है गांधार कला शैली की मूर्तियां। और इसीलिए गांधार कला शैली को कई बार ग्रीक भारतीय शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय झलक भी है और इसमें ग्रीक की मूर्तियों की भी झलक होती है। अब ये शैली कब से इसका फ्लोरिश हुआ है, किस समय इसका विकास हुआ है, तो इस शैली का विकास हुआ है 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, और इसका विकास 2 चरणों में हुआ है। पहले की जो शैली होती थी वो नीले धूसर रंग के बलुई पत्थर का इस्तेमाल करने के कारण जानी जाती थी, और जो बाद की शैली थी उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो गीली मिट्टी तथा महीन चूने का इस्तेमाल मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। तो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया जो आपको याद रखना है। पहला कि कुषाणों के संरक्षण में इसका डेवलपमेंट हुआ, दूसरा इसे हम लोग ग्रीक भारतीय शैली के नाम से भी जानते हैं, तीसरा इसका विकास जो है वो 2 स्टेजेस में हुआ। ठीक है, जो पहले स्टेज में किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था स्कल्पचर्स बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, और बाद में जो आपकी गीली मिट्टी तथा महीन चूने का इस्तेमाल होने लगा मूर्तियों को डेवलप करने में, मूर्तियों को बनाने में। आगे बढ़ते हैं। और ये जो कला थी वो मुख्यतः किस धर्म से प्रभावित थी, तो ये कला जो है वो आपकी बौद्ध धर्म जो है उससे प्रभावित थी, और बौद्ध को अलग अलग मूर्तियों में इसके दिखाया गया था। जैसे बौद्ध को कभी आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया था, तो कभी बुद्ध उदास थे, तो कभी दाढ़ी वाले बुद्ध, कभी कम कहने वाले, कभी योगी बुद्ध, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो बुद्ध जो है उनके आसपास ही ये
जो यहाँ की मूर्तियां थी यानी गांधार शैली की जो मूर्तियां थी वो उन्हीं बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और वो बुद्ध को ही अलग अलग रूप में, कभी उदास तो कभी आध्यात्मिक मुद्रा में इस तरह से दिखाई जाती थी। और चूंकि ग्रीक प्रभाव था इसलिए आप देखेंगे कि जो केश थे वो आपके लहराते थे, ललाट जो होगा वो काफी बड़ा होगा, कान जो होंगे वो काफी लंबे होंगे और ये सब हमें दर्शाता है कि गांधार जो शैली की मूर्तियां हैं उन पर कहीं ना कहीं ग्रीक का प्रभाव था। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि बुद्ध को अलग अलग मुद्राओं में दिखाने की कोशिश की गई थी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। कौन कौन सी मुद्रा में? तो अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा का अर्थ होता है डरो मत। ध्यान मुद्रा में उन्हें दिखाया गया था जब वो ध्यान में पूरी तरह से मग्न थे। धर्म चक्र मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, यानी जब बुद्ध जो है वो भूमि को छू रहे होते हैं तो उन मुद्रा में उनको दिखाया गया था। बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियों में बोधिसत्व को भी दिखाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब अगर आपको मैंने बताया जैसे कि बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित थी गांधार शैली की मूर्तियां, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि गांधार शैली में अलग अलग प्रकार के बुद्ध की, तो ये सारी की सारी जो आपकी मूर्तियां स्कल्पचर्स देख रहे हैं सारी की सारी गांधार शैली में बनी हुई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने गांधार शैली के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे मथुरा कला शैली की। तो इसका विकास कहाँ हुआ? तो ये जो शैली है इसका विकास मथुरा, सोक एवं कंकाली तिला के क्षेत्रों के आसपास कब हुआ? तो प्रथम एवं तृतीय ईस्वी पूर्व शताब्दी के मध्य, ये भी कुषाणों के संरक्षण में हुआ और यमुना के किनारे इसका विकास हुआ। ठीक है, तो यमुना के किनारे आपकी जो मथुरा है, सोक है और जो कंकाली टीला के जो क्षेत्र है उसके आसपास इस शैली का विकास हुआ प्रथम एवं तृतीय ईस्वी पूर्व शताब्दी में और कुषाणों ने इस शैली को भी संरक्षण दिया। यह देश में ही विकसित हुई थी तथा इस पर बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था। जैसे गांधार शैली में मैंने आपको बताया कि वो ग्रीक की जो मूर्तियां बनाने के जो तरीके थे उससे काफी ज्यादा प्रभावित थी और उसका प्रभाव आपको गांधार शैली की मूर्तियों में देखने को मिलता है। लेकिन मथुरा शैली की जो मूर्तियां थी वो पूरी तरह देश में विकसित हुई थी और किसी दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र की संस्कृतियों से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं था। यानी बाकी सारी जगह पे क्या हो रहा है इससे इनको कोई मतलब नहीं था। इन्होंने जो भी पूरी तरह से मथुरा कला शैली के तहत जो भी मूर्तियां बनी इस पे किसी भी तरह का बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। गांधार शैली में सिर्फ और सिर्फ आपके बौद्ध जो थे, बौद्ध धर्म, उससे वो प्रेरित थे और ज्यादातर बौद्ध को, बुद्ध भगवान को दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन मथुरा कला शैली में जो मूर्तियां बनती थी वो आपके तीनों धर्मों से प्रभावित थी। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, उस सब की कहानियों और कल्पना से आपकी मथुरा कला शैली की मूर्तियां प्रभावित थी और आपको बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों का ही इंफ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। तीनों ही तरह की मूर्तियां आपको मथुरा कला शैली की मूर्तियों में देखने को मिलेगी। मथुरा कला शैली की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण लाल बलुई पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन से हुआ था। मैंने आपको बताया कि गांधार जो कला शैली थी, गांधार कला शैली में आपके ब्लूइश सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था, फिर बाद में चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल होने लगा। तो बेसिकली दो अलग अलग स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो मथुरा कला शैली की मूर्तियां थी उसको बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन का ही प्रयोग किया जाता था। और प्रतीकवाद का इस्तेमाल मूर्तियों में किया जाता है, यानी चीजों को प्रतीक के जरिए दिखाने की कोशिश की गई थी। उसको डायरेक्टली ना दिखा करके उसके लिए अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था। और हिंदू धर्म के जो देवताएं थे उनको अब युद्धों के माध्यम से दिखाया जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जितने भी हिंदू धर्म के देवता थे उनको मथुरा कला शैली में किस प्रकार से दिखाया जाता था, कि किस माध्यम से दिखाया जाता था, तो अब युद्धों के माध्यम से दिखाया जाता था। जैसे शिव को लिंग की मदद से, मुख लिंग के माध्यम से दिखाया जाता था। ये एक मथुरा कला शैली की मूर्ति को यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। बुद्ध को प्रसन्न मुद्रा में भी दिखाया गया है। मैंने आपको बोला ना कि जो मथुरा कला शैली है उसमें न सिर्फ बुद्ध बल्कि हिंदू और जैन तीनों के धर्मों के आपकी मूर्तियां दिखाई मिलती हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली कि जो हिंदू की जो देवी देवता की जो मूर्तियां थी वो अब युद्ध से प्रभावित थी। और आपका जो मथुरा कला शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां थी उसमें क्या था, तो बुद्ध को बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखाया गया था और उनका शरीर जो है वो शक्तिशाली था। वो चुस्त वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुख पर धड़ी नहीं था, सर उनका मुड़ा हुआ था। बुद्ध जो है उनको अलग अलग मुद्राओं में पद्मासन में उन्हें बैठाए हुए दिखाया गया था तथा उनके मुख पर दया को प्रतिबिंबित किया गया था। ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मथुरा कला शैली में बुद्ध को किस प्रकार दिखाया गया था, तो उनको प्रसन्न दिखाया गया था,
उनका शरीर जो था वो काफी शक्तिशाली दिखाया गया था। उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे वो चुस्त थे, उनके मुख पर धड़ी बिल्कुल नहीं था, उनका सिर पे बाल वैसे नहीं थे, मुड़ा हुआ था, और उनको अलग अलग मुद्रा में पद्मासन में उन्हें बैठे हुए दिखाया गया था और अलग अलग मुद्रा में थे। उनके मुख पर ऐसा लगता था कि हाँ, दया वाला भाव उसे दिखाने की कोशिश की गई थी। बुद्ध के सिर के चारों तरफ प्रभा मंडल जो गांधार शैली की तुलना में काफी अधिक बड़ा है और जैमितीय प्रतिरूपों से उसे सज्जित किया गया था। प्रभा मंडल गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों में ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गांधार शैली की तुलना में मथुरा शैली में प्रभा मंडल थोड़ा बड़ा था और बुद्ध को 2 बोधिसत्व से घिरा हुआ भी दिखाया गया था, और इसमें कमल धारण किए हुए पद्मपाणि और वज्र धारण किए हुए वज्रपाणि। ठीक है, यानी कि मैंने बोला ना कि 2 बोधिसत्व जो थे उससे बहुत आपके घिरे हुए थे, और एक जो बोधिसत्व थे वो क्या थे, वो कमल फूल धारण किए हुए थे जिन्हें पद्मपाणि कहते हैं, और दूसरा वज्र धारण किए हुए वज्रपाणि। तो ये हम लोगों ने 2 शैली के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे अमरावती कला शैली के बारे में। गांधार शैली के बारे में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने मथुरा कला शैली के बारे में बात की, और अब हम लोग बात कर रहे हैं अमरावती कला शैली के बारे में। तो इसका विकास पहले कहाँ हुआ? इसका विकास कृष्णा नदी के किनारे अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा में और आसपास सातवाहन शासकों के शासन में इसका विकास हुआ। पहले 2 का विकास हुआ कुषाण के समय में, उन्होंने उसका संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन अमरावती जो कला शैली थी उस किसके शासन काल में इसका विकास हुआ? तो सातवाहन शासकों के समय में हुआ, और इसका जो डेवलपमेंट है वो आपका कृष्णा नदी के किनारे जो अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा जो जगह है वहां पर इसका विकास हुआ था, और इसका भी विकास पूरी तरह से देश में हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार मथुरा कला शैली का विकास पूरी तरह से देश में हुआ था, उसी प्रकार अमरावती कला शैली का भी विकास देश में हुआ था। इसमें किसी भी तरह की बाहरी संस्कृति का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ना तो मथुरा शैली में देखने को मिलता है और ना ही अमरावती कला शैली में देखने को मिलता है। इसने वर्णनात्मक कला के इस्तेमाल पर जोर दिया तथा जो त्रिभंगा मुद्रा है, त्रिभंगा मुद्रा क्या? शरीर के 3 झुकाव, इसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभंगा मुद्रा का इस्तेमाल किस कला शैली का में ज्यादा देखने को मिलता है, तो अमरावती कला शैली में। और ये किस बात पर, जिस तरह से आपके मथुरा कला शैली के लोग जो है वो प्रतीकवाद पर ज्यादा जोर देते थे, उसी प्रकार अमरावती कला शैली के जो लोग थे या अमरावती जो कला शैली में वर्णात्मक कला जो है उसके इस्तेमाल पर अधिक जोर दिया जाता था, और त्रिभंगा मुद्रा इसका भी अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता था। मूर्तियों को किससे बनाया जाता था? तो मूर्तियों का निर्माण किया जाता था सफेद संगमरमर से, और ये सामान्यतः बुद्ध के जीवन तथा जातक कहानियों का वर्णन करती थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि जो अमरावती कला शैली है उसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया, यानी कि व्हाइट मार्बल से, और ये किस चीज को दिखाते थे? तो ये बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाएं जो होती थी उससे का वर्णन करते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने अमरावती कला शैली के बारे में बात की। अब देख लेते हैं कि उस समय की मूर्तियां किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो स्तूपा ड्रम स्लैब जो अमरावती के इस तरह का कुछ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये जो है वो आपकी एक स्तूपा है अमरावती में, वहां पे एक क्रेविंग इस तरह से बनाया गया है। ये भी अमरावती कला शैली का ही स्कल्पचर का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने तीनों ही शैलियों के बारे में बात की, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। अब एक बार जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, हम लोगों ने इसके बारे में एक ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बाह्य प्रभाव की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि गांधार जो शैली है वो काफी ज्यादा ग्रीक से प्रभावित है, यानी ग्रीक के जो स्कल्पचर्स हैं, ग्रीक की जो मूर्तियां हैं उससे काफी ज्यादा प्रभावित थी। जबकि मथुरा शैली और जो अमरावती कला शैली थी वो बिल्कुल देश में ही उनका विकास हुआ था। किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव इन दोनों ही शैलियों में देखने को नहीं मिलता था। अगर हम लोग निर्माण सामग्री के बारे में बात करें तो गांधार शैली 2 तरह से विकसित हुई थी। एक तो हम लोग कहते हैं ना 2 स्टेज में डेवलपमेंट हुआ था उसका। एक आपका अर्ली था, तो जो पहले था उसमें गांधार शैली में किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यानी कि नीले धूसर बलुई पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, और बाद के समय में महीन चूना का इस्तेमाल किया जाता था, मड एंड स्टोको का इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर, यानी कि निर्माण सामग्री के तौर पर। वही अगर हम लोग मथुरा कला शैली की बात करें तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो धब्बेदार लाल बलुई पत्थर यानी कि स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था निर्माण सामग्री के रूप में।
वही अमरावती स्कूल में सफेद संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था निर्माण सामग्री के रूप में। अब ये तीनों शैली जो है वो किस धर्म से प्रभावित थी, यानी इनकी मूर्तियों में किस तरह के धर्म के बारे में से रिलेटेड ये मूर्तियां होती थी। तो गांधार शैली में मुख्यतः जो मूर्तियां होती थी वो बौद्ध धर्म से प्रभावित देखने को मिलती थी, जबकि मथुरा शैली में हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म इन तीनों का ही प्रभाव देखने को मिलता था। जबकि अमरावती शैली में भी मुख्यतः बौद्ध धर्म जो है उससे प्रभाव देखने को मिलता है। अब जो आपका किसके द्वारा संरक्षण किया गया था, यानी गांधार शैली को किसने संरक्षण दिया, किन शासकों ने संरक्षण दिया, मथुरा शैली को और अमरावती शैली को किसने संरक्षण प्रदान किया। तो मैंने आपको बताया कि गांधार शैली को संरक्षण प्रदान किया कुषाण के राजाओं ने, मथुरा शैली को भी संरक्षण प्रदान किया कुषाण के राजाओं ने, और अमरावती शैली को इसे संरक्षण दिया किसने, सातवाहन के शासकों ने। और लास्ट पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से जगह पर इन तीनों ही शैलियों का विकास हुआ। तो गांधार शैली का विकास हुआ उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र जो कि गांधार क्षेत्र है वर्तमान का, वहां पर गांधार शैली का विकास हुआ। मथुरा शैली का विकास हुआ मथुरा व कंकटीलीटा और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर मथुरा शैली का विकास हुआ। और अमरावती, नागार्जुन कोंडा, उसके आसपास विकास हुआ अमरावती शैली का। तो ये मैंने आपको बताया कि जो तीन अलग अलग शैलियां हैं उसका किस प्रकार विकास हुआ। अब हम लोग बात करेंगे गुप्ता एज के बारे में। जितनी भी बातें थी इंपॉर्टेंट थी पोस्ट मॉडर्न आर्ट में, उनके आर्किटेक्चर से रिलेटेड, स्तूपास के बारे में या तीन अलग अलग स्कूल्स के बारे में, स्कूल्स ऑफ आर्ट के बारे में, वो सारी बातें मैंने आपके साथ की। अब हम लोग बात करेंगे गुप्ता एज की, यानी कि गुप्त काल में किस प्रकार आर्किटेक्चर और आर्ट डेवलप हुआ। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग उसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें, ये जानना जरूरी है कि गुप्त काल कैसा काल था, किस समय क्या हो रहा था उसमें, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि गुप्त काल जो उभरा वो किस समय उभरा, तो 4वीं शताब्दी में ये उभरा और इसे भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से टाउन प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में सबसे बेहतरीन देखने को मिली थी, मॉडर्न पीरियड के दौरान पॉटरी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ था, गुप्त काल के दौरान भारतीय वास्तुकला का विकास बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से हुआ और इसीलिए गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। मंदिर वास्तुकला जो है वो अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, यानी कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो सबसे बेस्ट टाइम में गुप्ता एज में ही आपको देखने को मिलता था। इसके अलावा जो आपका बौद्ध एवं जैन कला था वो भी इसी के टाइम में सबसे चरम पर, यानी इस समय जो भी बौद्ध और जैन कला थी, जो भी मंदिर की वास्तुकला थी, ये अपने पीक टाइम पे थी, यानी सारे जितने भी काल थे इसमें सबसे बेहतरीन मंदिरों का निर्माण, ये सारी चीजें गुप्त काल के दौरान ही देखने को मिलती थी। और तीन जो प्रमुख देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती थी, किनकी, तो भारत के जो उत्तरी और मध्य भागों में विष्णु भगवान की, दक्षिण भाग में शिव जी की और पूर्वी एवं मालाबार तट अथवा जो दक्षिण पश्चिम भाग थे वहां पर शक्ति मां की उपासना की जाती थी। ठीक है, तो तीन किनकी पूजा की जाती थी, तो विष्णु भगवान की, शिव जी की और शक्ति की उपासना की जाती थी। मेहरौली जो कि नई दिल्ली में है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है वो आपका गुप्त काल में ही उसे बनाया गया था और यह धातुओं के संयोजन के लिए जाना जाता था कि उसमें आज तक जंग नहीं लगती। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मेहरौली का जो आपका लौह स्तंभ है यानी कि जो आयरन पिलर है उसको बनाया गया था गुप्त काल में ही। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस तरीके से इसे मेटल से कंपोज किया गया है कि आज तक भी इसमें जंग नहीं लगा। ठीक है, और जंग नहीं लग पाना एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। यूजुअली अगर हम लोग ऐसी चीजों को छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगा, इतने हजार साल के बाद भी अभी तक उसमें जंग नहीं लगा। ये इस मेहरौली के लौह स्तंभ की ये विशेषता है, जिसका डेवलपमेंट गुप्ता काल के दौरान ही हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे कि गुप्त काल के दौरान जो वास्तुकला थी उसका विकास किस प्रकार हुआ था। तो इस काल में जो गुफाएं थी, गुफा की दीवारों पर भित्ति चित्र मौजूद थे, यानी इस दौरान जितने भी आपके केव्स देखने को मिलते हैं, जितने भी केव्स बने, गुफाएं बनी, उस पे भित्ति चित्र जो थे उनकी दीवारों पर वो आपकी मौजूद थे। और जो बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं जो कि गुप्त काल के दौरान बनी उसके उदाहरण है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अजंता की गुफाओं के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र के निकट स्थित हैं और ये पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। यानी कि अजंता की गुफाएं हैं, कोई एक गुफा नहीं है बल्कि बहुत सारी गुफाओं को मिलाकर हम कहते हैं कि ये अजंता की गुफाएं हैं और ये महाराष्ट्र की जो औरंगाबाद जिला है वहां पर पाई जाती है। इनका विकास कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 650 ईस्वी तक वाकाटक राजाओं जो कि हरिसेन जो है उनके संरक्षण में इसका विकास हुआ। किसके संरक्षण में? वाकाटक राजाओं हरिसेन के मतलब संरक्षण में इस बेसिकली जो अजंता की गुफाएं हैं उसका डेवलपमेंट हुआ है। कुल मिलाकर 29 गुफाएं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, जिसमें कि सिर्फ 25 का इस्तेमाल विहार के लिए किया जाता था। विहार यानी कि रहने के लिए किया जाता था जैन और बुद्ध मॉन्क्स के द्वारा, जबकि इसमें जो 4 थे उनका इस्तेमाल प्रार्थना कक्ष यानी कि चैत्य के रूप में किया जाता था। तो यहाँ पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए कि अजंता की गुफाएं कहाँ है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये एक गुफा नहीं है बल्कि बहुत सारी गुफाओं का एक श्रृंखला है जिसका विकास 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक आपके वाकाटक राजाओं के संरक्षण में हुआ। कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं। 25 का इस्तेमाल विहार के लिए किया जाता है और 4 का इस्तेमाल प्रार्थना कक्ष यानी कि चैत्य के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया कि इस समय गुप्त काल में जो भी आपकी गुफाएं बनी उसके दीवारों पर भित्ति चित्र जो थे वो आपके बहुत ही कॉमन थे। तो भित्ति चित्र जो है वो किससे बने होते थे? भित्ति चित्र के बारे में लोग अच्छे से जानेंगे, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो भित्ति चित्र यूजुअली किससे बनाए जाते थे? तो आपके जो स्थानीय वनस्पति तथा खनिजों से जो आपके रंग प्राप्त होते थे ना, उस रंग का इस्तेमाल करके इन भित्ति चित्रों का निर्माण किया जाता था। और भित्ति चित्र की जो रूपरेखा यानी आउटलाइन करने के लिए हम लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते थे और इसके अंदर का हिस्सा जो है वो बाद में फिर रंगा जाता था। यानी पहले ये लोग आउटलाइन क्रिएट कर लेते थे और उसके बाद फिर इसके अंदर में कलरिंग करते थे। और आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी भित्ति चित्र हैं उसमें नीला रंग जो है वो पाया नहीं जाता है। यानी बाकी सारे रंग देखने को मिलते हैं लेकिन नीला रंग जो है वो आपका पाया नहीं जाता था। और चित्रों का जो विषय था यानी कि जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे गुफाओं के जो मतलब दीवारें होती थी उस पे, तो उसमें बेसिकली जो आपका थीम होता था जिसके अराउंड ये चित्र रिवॉल्व करते थे वो ज्यादातर विषय किससे संबंधित होते थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। या तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ हो या फिर उसके आसपास ही कुछ ना कुछ बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड चित्र बनते थे। इसमें से 5 जो था 5 भित्ति चित्र, इसका विकास जो बौद्ध धर्म का एक चरण था जिसे हम लोग हिनायन कहते हैं, जो उसके एक संप्रदाय है बौद्ध धर्म का हिनायन, उसके दौरान 5 का विकास हुआ। जबकि जो 24 है कुल मिलाकर 29, मैंने आपको बताया ना कि अजंता की कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं, तो उसमें से जो 5 का विकास आपके बौद्ध धर्म का जो हिनायन संप्रदाय है उसके चरण में हुआ था और 24 का विकास महायान चरण में हुआ था। यहाँ पर एक आपको भित्ति चित्र दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें कि एक मरती हुई राजकुमारी को चित्रित किया गया है, उसे दिखाया गया है। और इस तरह के भित्ति चित्र अगर आप अजंता या एलोरा की गुफाएं में जाएंगे तो वहां पर इस तरह के जो चित्र हैं वो काफी कॉमन है, वहां पर आपको चित्र देख जाएंगे। भित्ति चित्रकारी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग जानिए। तो सबसे पहली बात की जो भित्ति चित्रकारी है ये आपकी 3 चरणों वाली विधि है। यानी कि जब भी हम लोग भित्ति चित्रकारी करते हैं तो एक चरण में नहीं 2-3 स्टेप में होती है, 3 स्टेप में बेसिकली होती है। सबसे पहले जो गीली चिकनी मिट्टी होती है उसका एक परत लगाया जाता है जिसमें गाय का गोबर तथा धान की भूसी मिलाई गई हो और फिर चट्टान की जो सतह है उसके ऊपर इसको चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप समझिए कि क्या करेंगे कि जो चट्टान होगा उसकी सतह पर चिकनी गीली मिट्टी का एक परत लगाया जाता था और इस चिकनी गीली मिट्टी में क्या क्या पहले से मौजूद होता था? तो गाय का गोबर तथा धान की जो भूसी थी वो पहले से उसमें मिलाई रहती थी। एक बार जब ये लेयर चढ़ गया उसके बाद क्या किया जाता था? इसके बाद चूने की एक परत को इसके शीर्ष पर लगाया जाता था। पहले गीली चिकनी मिट्टी का परत लगाया गया, फिर उसके बाद चूने की एक परत को इसके ऊपर लगाया जाता था और इसके बाद आपका जो नम सतह पर ही रंग और जो रंग द्रव्य जो है उसे लगाया जाता था ताकि जो रंग द्रव्य है वो आपके अंदर तक चले जाए। यानी जब आपका जो ये लेयर था वो आपका नम ही रहता था यानी पूरी तरह से सूखता नहीं था, तभी आपका रंग और जितने भी रंग द्रव्य थे उसको लगा दिया जाता था ताकि आपका जो रंग है ना वो पूरी अंदर तक चला जाए और आपकी जो तस्वीर हो हमेशा के लिए हो जाए, यानी एक टाइम के लिए ना हो।
ठीक है, तो ये कुछ 3 स्टेप है और यहाँ पर आपको एक चित्रकारी दिखाई गई है, एक इसकी है उड़ती अप्सरा की एक तस्वीर दिखाई गई है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि भित्ति चित्रकारी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और इस फिगर में आप देख सकते हैं अजंता की गुफाओं की एक झलक। कुछ इस तरह का अगर दूर से हम लोग देखें तो ये बहुत सारी छोटी छोटी 29 गुफाएं हैं जिसमें कि आप जाकर के देख सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है, आपको जरूर जाना चाहिए। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और पता चलेगा कि भारत बहुत ही ज्यादा विकसित और हम लोग कला के नाम पे जो वास्तुकला है उसमें हम लोग काफी अच्छे रहे हैं। तो अजंता की गुफाओं के बाद अब हम लोग बात करेंगे एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो अजंता की गुफाओं में कुल मिलाकर 29 गुफाएं थी, जबकि एलोरा की गुफाओं में कुल मिलाकर 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें कि 17 गुफाएं हिंदू, 12 गुफाएं बौद्ध तथा 5 जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं जिसमें कि इस तरह का डिवीजन है। ये तीनों तरह के धर्मों से आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं वो मुख्य तौर पर या तो बुद्ध धर्म या फिर उसके आसपास ही रिवॉल्व करती हैं, जबकि एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही धर्मों का के बारे में देखने को मिलता है। उससे रिलेटेड थीम्स आपको एलोरा की गुफाएं में दिख जाएंगी। और ये एलोरा की गुफाएं भी कहाँ है, तो ये भी औरंगाबाद जिला में ही है, महाराष्ट्र के में स्थित है। और इसके जो विषय हैं और इसके जो स्थापत्य के मामले में काफी ज्यादा विविधता देखने को मिलती है, यानी कि जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं इसमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि हिंदू, बौद्ध, जैन तो बहुत अलग अलग तरह के विषय की चित्रकारी और बहुत अलग अलग तरह के विषय के स्कल्पचर्स, ये सारी चीजें आपको एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलती है। अजंता की गुफाएं कठोर ढलान पर है, जबकि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो पर्वत की तिरछी ढलान पर स्थित है। ये एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि अजंता की जो गुफाएं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा वो आपके एक कठोर ढलान पर स्थित है, जबकि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो आपकी पर्वत की जो तिरछी ढलान है, स्लैंट स्लोप, उस पर वो स्थित है। ठीक है, कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं एलोरा की उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण एलोरा की गुफाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुफा संख्या 10 की। वहाँ पे जो 34 गुफाएं ना उनको अलग अलग संख्या में बांट दिया गया है। तो जो गुफा संख्या 10 है वो आपकी विश्वकर्मा को समर्पित चैत्य है। चैत्य मैंने आपको बताया कि वो प्रार्थना कक्ष होता था जहाँ पर मॉन्क्स जो है वो प्रार्थना किया करते थे। तो गुफा संख्या 10 में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती थी और ये विश्वकर्मा को पूरी तरह से समर्पित चैत्य था। गुफा संख्या अगर 14 की बात करें तो ये आपकी रावण की खाई, इस तरह का इसका नाम दिया गया है। फिर अगली जो महत्वपूर्ण एलोरा की गुफाएं हैं उसमें शामिल है गुफा संख्या 15 जो कि दशावतार गुफाएं जिसे नाम से जाना जाता है और यहाँ पर आपको दशावतार गुफाएं दिखाई गई है। गुफा संख्या 16 जो है वो आपका कैलाश मंदिर को दिखाता है। ये आपका गुफा संख्या 16 है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण गुफा की तरफ। तो इंद्र सभा तथा जगन्नाथ सभा ये जो प्रसिद्ध जैन गुफाएं हैं, मैंने आपको बताया था ना कि हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, फिर आपके बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, जैन धर्म की गुफाएं हैं। तो जैन धर्म की जो गुफाएं हैं उसमें से ये 2 प्रसिद्ध जैन धर्म की गुफाएं उसमें शामिल है इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा। ये आपका इंद्र सभा का एक की गुफा है और ये आपका जगन्नाथ सभा है। तो ये हम लोगों ने बात करी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट एलोरा के केव्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो किस प्रकार के दिखते हैं, वो मैं हम लोगों ने फिगर के जरिए आपको बताया। अजंता और एलोरा केव्स के अलावा जो कुछ दूसरे महत्वपूर्ण केव्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे बाघ गुफाओं की। तो बाघ गुफाएं जो है ये भी कोई एक गुफा नहीं है बल्कि गुफाएं हैं, कुल मिलाकर 9 बौद्ध गुफाओं का समूह है। ये सारी पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि बाघ गुफाएं एक गुफा का नहीं बल्कि 9 गुफाओं का समूह है और ये बुद्ध गुफाएं हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ी ये गुफाएं हैं। और कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश की जो बाघ नदी है उसके किनारे ये बाघ गुफाएं स्थित है। ठीक है, अगली गुफाएं हैं जूनागढ़ की गुफाएं। ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में ये स्थित है और इसमें 30 से 50 फीट ऊंचा दुर्ग है जो ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है। ये खास बात है जूनागढ़ गुफाओं की कि जूनागढ़ गुफाओं में आपको 30 से 50 फीट का एक ऊंचा दुर्ग देखने को मिलता है जिसे कि ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण गुफा है उसका नाम है मंडपेश्वर गुफाएं।
बाद में इसे ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया गया था। अभी तक जितनी भी गुफाएं थी वो आपकी या तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी, या फिर हिंदू धर्म से, या फिर जैन धर्म से। मंडपेश्वर की जो गुफाएं थी उन्हें बाद में ईसाई जो गुफा है उससे मतलब इसे परिवर्तित कर दिया गया था। ये ईसाइयों की गुफा में परिवर्तित हो गई। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग देखते हैं कि गुप्ता काल में स्तूपाओं की गुप्ता काल में स्तूपाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक और गुफा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो है नासिक की गुफाएं। तो नासिक की ये भी गुफाएं हैं, कोई एक गुफा नहीं है। नासिक की गुफाओं में कुल मिलाकर 23 गुफाएं हैं, और ये भी बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है, जो कि पांडव लेनी के नाम से जानी जाती है। नासिक की गुफाएं कहें या फिर पांडव लेनी कहें, बात एक ही है। और ये कुल मिलाकर 23 बौद्ध गुफाओं का समूह है। ये बौद्ध के तीन संप्रदाय हैं बेसिकली, हिनायन, महायान और वज्रायन। तो ये हिनायन जो संप्रदाय है उससे ये संबंधित है, और इसीलिए इसमें बुद्ध की कोई मूर्ति अथवा तस्वीर नहीं है। जो हिनायन संप्रदाय के जो लोग हैं वो मूर्ति में विश्वास नहीं रखते थे, तो इसीलिए चूंकि ये हिनायन संप्रदाय से संबंधित ये गुफा है, इसीलिए आपको कहीं पे भी नासिक की गुफाओं में बुद्ध की कोई मूर्ति या फिर कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर बुद्ध की उपस्थिति को कैसे दिखाया जाता था, तो उन्हें रूपांकन के जरिए, प्रतीकों के इस्तेमाल से, जैसे चरण के निशान, सिंहासन, ये सारी कुछ ऐसी चीजें थी जिसके जरिए दिखाने की कोशिश की गई थी। पहले का एक टाइम ऐसा था कि जब हम लोग बुद्ध जो है उनको अलग अलग प्रतीकों के जरिए, कभी हाथी के जरिए तो कभी घोड़े के जरिए, अलग अलग, कभी कमल के जरिए, चरण के जरिए हम लोग दिखाते थे। यानी पूरा उनका जो तस्वीर या कोई मूर्ति के जरिए एक मानव के रूप में बुद्ध को नहीं दिखाया जाता था, ठीक है। और जो आपके हिनायन संप्रदाय के लोग हैं, इसीलिए वो हमेशा सिंबल से दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे चरण के निशान, सिंहासन, इनके जरिए बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया गया है, किसी भी मूर्ति या फिर तस्वीर से नहीं। तो ये हम लोगों ने गुफाओं के बारे में पूरी बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे स्तूपा की, कि गुप्त काल में स्तूपा की क्या स्थिति थी। तो गुप्त काल में स्तूपा जो है उसका पतन हुआ था, और मतलब बहुत ज्यादा, जैसे स्तूपा थे तो आपके अशोक के समय में यानी मौर्य काल में बहुत ज्यादा डेवलप हुए। मौर्य के बाद का भी जो समय है उसमें काफी ज्यादा डेकोरेशन वगैरह शामिल हुआ, यानी तोरण वगैरह को बहुत सुसज्जित किया जाने लगा। लेकिन गुप्त काल में जो आपकी स्तूपाएं थी उनका पतन देखने को मिला, यानी बहुत ज्यादा स्तूपा नहीं बने। और धामेक स्तूप जो एक ऐसा स्तूप है जो कि गुप्त काल के दौरान बना, और इसका कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे आपको धामेक स्तूप जो है उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। स्तूपा के बाद अब हम लोग बात करते हैं मूर्तियों की। तो आपका एक नए तरह की जो शैली, मूर्ति कला की एक नई तरह की शैली का विकास हुआ था। कहाँ? सारनाथ के आसपास एक जगह है, वहां पर एक नई तरीके की मूर्ति कला की शैली का विकास हुआ। और इस शैली में क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो इस शैली की विशेषता यह थी कि दूधिया रंग के बलुई पत्थर का एवं धातु का इस्तेमाल किया जाता था मूर्तियों के निर्माण के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर सुल्तानगंज की जो बुद्ध की जो मूर्ति मिली है, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस तरह की शैली की मूर्ति की, ठीक है। तो सारनाथ के नजदीक एक नए तरह की मूर्ति कला की शैली का विकास हुआ। इसकी विशेषता यह थी कि दूधिया रंग के बलुई पत्थर का इस्तेमाल करती थी या धातु का इस्तेमाल होता था इसमें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि सुल्तानगंज जो बुद्ध मिले हैं वहां से प्राप्ति हुई, उसकी हाइट क्या थी? तो 7.5 फीट। अब हम लोग बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की, यानी कि मंदिर वास्तुकला की। तो मंदिर वास्तुकला का जो विकास है वो आपके 5 अलग अलग चरणों में हुआ है। तो ये कैसा कैसा विकास हुआ है, पहले चरण में क्या हुआ है, दूसरे चरण में क्या हुआ, किस प्रकार क्या हुआ, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम चरण में क्या हुआ। तो मंदिरों की जो छत थी वो आपकी सपाट थी, तथा वो आपके आकार भी वर्गाकार होते थे। बरामदे को जो आपकी सतही स्तंभ द्वारा विकसित किया गया था, तथा पूरी संरचना का जो निर्माण है वो आपके एक निचले चबूतरे पे किया जाता है। यानी सबसे बेसिक जो मंदिर का निर्माण था उसमें क्या था कि आपकी जो छत है, आप देख सकते हैं कि जो आपका टॉपमोस्ट फ्लोर है वो आपकी बिल्कुल सपाट थी। अगर आप आकार में बात करें तो इसका आकार जो था वो एक स्क्वायर के शेप का था, और आपके पिलर्स थे, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पिलर्स है, ठीक है। और पूरी तरह से जो है मतलब कोई भी ऊपर उठा करके जो कुछ नहीं है, इनका प्लेटफॉर्म जो चबूतरा था बिल्कुल प्लेन था। तो प्रथम चरण की जो आपकी मंदिरें थी वो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती थी। ये आपके प्रथम चरण के जो मंदिर जिसका विकास हुआ उसको दर्शाती है। ये सांची की मंदिर संख्या 17 को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है।
ये तो प्रथम चरण में हम लोगों ने बात की। ये सब पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि प्रथम चरण में छत जो थी वो सपाट होती थी, आकार इनका वर्गाकार होता था, इसमें आपके शैडो पिलर्स देखने को मिलते थे और कोई भी इलोंगेशन नहीं, मतलब एक समतल जो प्लेटफॉर्म था उस पर इसका निर्माण किया जाता था। सेकेंड स्टेज में अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो द्वितीय चरण में जो थे वो आपके चबूतरे जो है वो आपके ऊंचे हो गए, यानी पहले था एकदम बेस, यहाँ से अगर धरती है मतलब बस यहीं से स्टार्ट कर दिया गया, कोई भी इलोंगेशन नहीं। लेकिन दूसरे चरण में क्या हुआ कि जो चबूतरे थे वो आपके थोड़े ऊंचे हो गए और आपकी जो मंदिरें थी वो आपकी द्वितलीय यानी कि 2 स्टोरेज हो गया, यानी कि मंदिर बस अब एक फ्लोर नहीं रह गया, एक दूसरा चरण भी उसमें आ गया। और इस चरण में एक ढका हुआ चलने वाला दालान जोड़ा गया जिसे प्रदक्षिणा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी एक ऐसा साइड में आपका दालान जोड़ दिया गया जिसमें कि प्रदक्षिणा यानी कि लोग उसके आसपास क्या कहते हैं मूव कर सकते थे, उसका चारों तरफ चक्कर लगा सकते थे। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया सेकंड स्टेज में। और सेकंड स्टेज के टेम्पल का उदाहरण ये कुछ इस प्रकार का दिखता था। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कि तृतीय चरण में क्या हुआ। तो तृतीय चरण में आपके शिखरों का उद्भव हुआ, यानी कि पहले अभी तक स्क्वायर शेप में था, बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं, कुछ नहीं, और धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा इलोंगेशन देखने को मिला। और तीसरे चरण में क्या हो गया कि आपका शिखर का मतलब निर्माण शिखर जैसा देखने को मिलता है, और जो मंदिर जो पहले आपके स्क्वायर शेप के होते थे वो अब आपकी बकरियां देखने में होने लगे। और तीसरे चरण में पंचायतन शैली की शुरुआत हुई। और पंचायतन शैली में क्या था, तो पंचायतन शैली में जो आपके मुख्य देवता के मंदिर जो है वो आपके 4 अन्य देवालय भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो एक मुख्य देवता का तो मंदिर बनता ही था, उसके साथ साथ 4 अन्य देवालय भी इसमें बनाए जाते थे। और जो मुख्य मंदिर था वो आपका वर्गाकार होता था जिसके आगे एक विशाल मंडप बनाया जाता था। और इसे किस तरह का स्वरूप दिया जाता था, तो आयताकार स्वरूप दिया जाता था। और जो अन्य देवालयों का मंडप होता था के किनारों पर एक दूसरे के सामने उसे बनाया जाता था। ठीक है, तो पंचायतन शैली के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपकी मुख्य देवी देवता के जो मंदिर होते थे उसके आसपास जो है वो 4 दूसरे देवालय भी बनाए जाते थे। मेन मंदिर जो है वो आपका स्क्वायर होता था जिसके आगे एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का आपका एक मंडप टाइप का बनता था। ठीक है, और जो आपके दूसरे जो अन्य देवालय थे वो आपके इसी मंडप के सामने सामने रखे रहते थे। लाइक अगर ये आपका है तो एक देवालय अगर यहाँ है तो उसके ठीक सामने दूसरा वाला, ये फिर एक देवालय उसके ठीक सामने दूसरा वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पंचायतन शैली में मूर्तियों मतलब मंदिरों का विकास होने लगा था। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। ठीक है, जो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर देखिए उसका उदाहरण देखने को मिलता है दशावतार मंदिर जो देवघर उत्तर प्रदेश में है उसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे आप जो देख रहे हैं तो शिखर का निर्माण होने लगा और साइड साइड में आपकी दूसरी चीजें भी हैं। और ये जो है वो आपके तीसरे चरण की जो मंदिरें हैं उसका उदाहरण है। ये भी उसी तीसरे चरण की जो मंदिर है उस दौरान जिस मंदिर का विकास होता था उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि चौथे चरण में क्या होता था। तो तीसरे चरण की तरह चौथे चरण में भी आपके शिखर का ही मतलब शिखर जैसे मंदिर बनते थे। जैसे तीसरे चरण में मंदिर जो है वो शिखर देखने को मिलता था, तो इसमें भी चौथे चरण में भी आपको शिखर देखने को मिलता था, बस आपके जो चबूतरे होते थे ना वो थोड़े ऊंचे होने लग गए। ठीक है, और उनकी शैली भी क्या होती थी, पंचायतन ही होती थी, यानी कि आपका मुख्य मंदिर बीच में, उसके आसपास 4 होता था, मंडप होता था, ये सारे एक दूसरे के ऑपोजिट होते थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो मुख्य मंदिर था वो और ज्यादा आयताकार यानी कि अब और ज्यादा आपका रेक्टेंगुलर शेप में बनने लगा। और चौथे चरण की मंदिर का उदाहरण है आपका तेर मंदिर शोलापुर। ये हम लोगों ने 4th स्टेज की बात कर ली। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 5th स्टेज का जो यानी कि 5वें चरण में जो मंदिर का विकास हुआ वो किस प्रकार का था। तो 5वें चरण में इस चरण में क्या हो गया कि आगे निकले हुए और उथले आयताकार हिस्सों वाले जो आपके गोलाकार मंदिर जो थे वो 5वें चरण में वैसे बनने लगे, यानी इस तरह के जो मंदिर हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी सर्कुलर टेम्पल्स हैं और जिनका की बाहर रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन की तरफ से था, कुछ इस तरह की मंदिरों का निर्माण आपके 5th स्टेज में होने लगा। और मनियार मठ जो राजगीर का था वहां पर इसी 5th स्टेज के मंदिर आपको 5th स्टेज के मंदिर का उदाहरण है मनियार मठ राजगीर का। तो ये मैंने आपको इसके साथ बात की कि टेम्पल किस तरह से विकास हुआ गुप्त काल के दौरान 5 अलग अलग चरणों में मंदिरों का किस प्रकार विकास हुआ।
अब हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है भीतरगांव मंदिर, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो भीतरगांव मंदिर जो है वो आपका ईंट या टेराकोटा से निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त शासकों के अधीन करवाया गया था। भीतरगांव मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये किससे इसका निर्माण हुआ है? तो ईंट और टेराकोटा से इसका निर्माण किया गया, और इसका निर्माण हुआ 5वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो गुप्त शासकों के अधीन इसका निर्माण कराया गया था। इसका अगर आपको मैं फिगर आगे दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इसका जो शिखर होता था वो काफी ऊंचा होता था, और इसमें एक छत भी था। मंदिर का निर्माण किस तरह की सतह पे हुआ है? तो आपका एक स्क्वायर सतह था, यानी कि वर्गाकार सतह जो था उस पर इसका निर्माण हुआ, और वर्ग के कोने को छोड़कर, मतलब एक छोड़कर एक, इस प्रकार बने थे। और गर्भगृह के ऊपर एक लंबा सा आप देख सकते हैं कि पिरामिड जैसा इसका शिखर है। आगे के फिगर में आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी बातें। इसकी दीवारों को टेराकोटा से सजाया जाता था, और ये जो टेराकोटा से सजावट की जाती थी तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जाती थी? तो आपके जो जलीय राक्षस होते थे, तो कभी शिव भगवान को, कभी भगवान विष्णु को, इन सबको दिखाने की कोशिश की गई है। किसमें? भीतरगांव मंदिर में, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। ठीक है, अब आप एक बार भीतरगांव मंदिर जो है उसका देख सकते हैं कि ये है आपका भीतरगांव मंदिर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कभी विष्णु भगवान, कभी शिव जी, इन सभी की मूर्ति बनी हुई है। तो ये देखिए एक लॉर्ड शिव विष्णु का स्कल्पचर है। मैंने आपको बताया था कि शिखर जैसी आकृति है, तो कुछ इस तरह का ही है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि भीतरगांव जो मंदिर है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे फिगर में दिखाया। मथुरा कला के, यहाँ पे कला शैली की आपके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो वहाँ की जो बुद्ध मूर्तियां थी वो किस प्रकार की दिखती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बुद्ध जो है, यहाँ पे बुद्ध विद बोधिसत्व, मैंने आपको बताया था कि बुद्ध बीच में होते हैं और उनके बगल में वज्रायन और पाणियान, ये यहाँ पे, तो वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे कनिष्का, ये स्टैंडिंग बुद्ध, तो ये जो जितने भी चारों चीजें मैंने आपको दिखाई, ये आपकी मथुरा कला शैली की मूर्तियों जो स्कल्पचर्स है उसके उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बात की गुप्त काल के दौरान किस प्रकार मंदिरों का विकास हुआ और स्तूपा का डिक्लाइन हुआ, और हम लोगों ने बात की पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। धन्यवाद।